हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन। और इसके अंदर हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जहाँ से लास्ट 15 ईयर्स के अंदर जो है वो नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होने वाले हैं वही डिस्कस करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम आपको टॉपिक करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो बार बार जो है वो नीट में उनसे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए वो टॉपिक जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। इससे पहले हम सभी चैप्टर जो है वो क्लास 11th और क्लास 12th के सेम फॉर्मेट के अंदर कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये सेम फॉर्मेट की PDF वगैरह नोट्स वगैरह जो चाहिए क्लास 11th और 12th के, तो उन सब की डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको NCERT करनी है वन शॉट और वहाँ पर लाइन बाय लाइन डिस्कस की हुई होनी चाहिए और वहाँ पर भी बताया जाना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो भी हम ऑलरेडी चैनल पर करवा चुके हैं क्लास 11th और 12th के सभी चैप्टर। और आप चैनल पर जो है वो प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको भी पता है कि जो NCERT का फर्स्ट पैराग्राफ होता है उससे रेयरली जो है वो कभी हमें नीट में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जनरली जो है वो नीट में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी जो है वो लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आता है वो आता है बिग बैंग थ्योरी। और यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ पर जो था एक अनइमेजिनेबल जो है वो ह्यूज एक्सप्लोनेशन हुआ फिजिकल टर्म में, और जो धीरे धीरे जो है वो एक्सपेंड हुआ और धीरे धीरे टेम्परेचर कैम डाउन हुआ और कुछ एक चीज़ें बनने लगी। एक इंपॉर्टेंट है कि इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर बैक, यानी अर्थ की जो एज है वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर जो है वो बताई जा रही है। तो अब यहाँ पर ये वर्ड आता है कि यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे कैसे जो है वो ऑर्गेनिज्म आए थे। तो यहाँ पर बोला गया है द लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी जो लाइफ थी वो जैसे अर्थ बनी उसके 500 मिलियन ईयर के बाद में जो है वो लाइफ अर्थ पे आ गई। ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक, यानी लगभग 4 बिलियन ईयर पहले जो है वो अर्थ के ऊपर लाइफ आ चुकी थी। और यहाँ से नीट 2020 में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। पहले अलग अलग थ्योरी दी जाती थी कि कैसे जो है वो अर्थ के ऊपर लाइफ आई होगी। तो वहाँ पे पांसपर्मिया एक थ्योरी होती थी। इसके अलावा जो लुईस पास्चल थे उन्होंने भी कुछ बताया था। बट यहाँ पर जो मेन रोल आता है वो आता है ओपेरियन ऑफ रशिया एंड हार्डन ऑफ इंग्लैंड, यानी जो ओपेरन और हार्डन साइंटिस्ट थे इनका एक इंपॉर्टेंट रोल आता है और उसी रोल पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अब ये सारा रोल और एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से AIPMT 2004 में, 2006 में, 10 में, नीट 2016 में और नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ओपेरन और हार्डन ने क्या बोला था? प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इन्होंने ये बोला कि जो पहली चीज़ जो आई थी लाइफ में तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई थी। फॉर एग्जाम्पल RNA हो गया, प्रोटीन वगैरह हो गया, ये सब कुछ। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीड बाय केमिकल इवोल्यूशन। वहाँ पे केमिकल इवोल्यूशन हुआ, केमिकल धीरे धीरे अलग अलग इवोल्व किया। फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट। द कंडीशन ऑन अर्थ, जब यहाँ पे स्टार्टिंग में जब लाइफ नहीं थी अर्थ के ऊपर तो उस टाइम पे कैसी कंडीशन थी? वहाँ पर कंडीशन थी कि हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्ट्रॉम्स थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, कंटेनिंग यहाँ पर जो है आपका मीथेन और एमोनिया वगैरह थे। बट वहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन उस टाइम पे नहीं थी। तो अब ये ऑक्सीजन वगैरह कहाँ से आई, क्या कुछ हुआ? इसके लिए किया गया था एक एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपेरिमेंट किसने किया था? SL मिलर ने। कब? 1953 में। इन 1953 SL मिलर जो है वो कौन से साइंटिस्ट थे? अमेरिकन साइंटिस्ट थे। क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन ए लेबोरेटरी स्केल, ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए क्लोज फ्लास्क कंटेन। इस टाइप से उन्होंने लिया क्लोज फ्लास्क के अंदर और इलेक्ट्रोड्स लिए, और ये चारों चीज़ें ली। कौन कौन सी ली? यहाँ पर मीथेन ली, अमोनिया ली, हाइड्रोजन लिया और वाटर लिया। ये चार चीज़ ली कहाँ पर? 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, एलेनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड वगैरह जो है वो एमिनो एसिड बनने लग गए थे वहाँ पर। इन द सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड पिगमेंट एंड फैट। और इसी टाइप का सेम एक्सपेरिमेंट अदर साइंटिस्ट ने किया। उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर शुगर, नाइट्रोजन बेस, पिगमेंट और फैट्स वगैरह जो है वो बन रही है इस टाइप का करने से एक्सपेरिमेंट पे।
तो इस टाइप से ये पता चला कि हाँ केमिकल इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे जो है वो लाइफ आ गई थी। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा था कि पहली लाइफ कौन सी आई, क्या कुछ हुआ। देखिए, द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव बीन ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर बैक, यानी जो नॉन सेलुलर जो लाइफ थी वो 3 बिलियन ईयर पहले जो है वो अर्थ पे आई थी। दे वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल, जैसे आरएनए, प्रोटीन या फिर पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं। दीज केपेबल रिड्यूस्ड देयर मॉलिक्यूल परहैप्स। पहली सेलुलर फॉर्म कब आई? द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल 2000 मिलियन ईयर एगो। इसका मतलब होता है 2 बिलियन ईयर एगो, क्योंकि 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, तो 2000 मिलियन का मतलब हो गया 2 बिलियन ईयर एगो जो है। दे वर प्रोबेबली सिंगल सेल। ऑल लाइफ आर इन द वाटर एनवायरमेंट ओनली। सबसे पहले वो सारी वाटर में रहती थी। इसको बोलते हैं बायोजेनेसिस। दैट इज व्हेन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अराइव्स स्लोली थ्रू द इवोल्यूशन फोर्स फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाय मेजोरिटी। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वर कीमो हेट्रोट्रोप। जो पहला ऑर्गेनिज्म हुआ था वो कैसा हुआ था? कीमो हेट्रोट्रोप ऑर्गेनिज्म था। यहाँ से 1992 और 2001 में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा क्या बोला गया यहाँ पर? सीक्वेंस बोला गया। देखिए, द सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इवेंट एज फॉलो। पहला है द ऑर्गेनिक मोनोमर सिंथेसाइज फर्स्ट एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर, यानी सबसे पहले क्या बना? मोनोमर बने, फिर उनको जो फॉर्मेशन करके पॉलीमर बने। ऑल दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड वर देन एग्रीगेट टुगेदर एंड सराउंडेड बाय ए फीबल मेम्ब्रेन। दिस स्ट्रक्चर वाज नोन एज द प्रोटोबायोट्स। उसके बाद में प्रोटोबाइंट्स बने। मच मोर कॉम्प्लेक्स डीएनए बेसिक जेनेटिक्स इवोल्व हुआ उसके बाद में प्रोटोबाइंट्स के बाद में। तो यहाँ से 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। अब इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कैसे वगैरह आई? पहले तो थी वो यहाँ पर जो है रिलीजियस थ्योरी थी। रिलीजियस में ये था कि जो ये बोला जाता था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पहले ऐसे ही थे। सेकंड, ये बोला जाता था कि ये जो डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है वो सेम फ्यूचर में भी ऐसी रहेगी, पास्ट में भी ऐसी थी, और अर्थ जो है वो केवल 4000 ईयर बैक है। बट बाद में इन सब चीज़ों को जो है वो गलत साबित कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया? देखिए, एनी पॉपुलेशन हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टर। यहाँ पर आपको भी पता है कि जब कोई भी पॉपुलेशन होती है तो उसके अंदर वेरिएशन शो होता है। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन। अब यहाँ पर कुछ एक डार्विन साइंटिस्ट आए थे, वो स्टडी करे थे अलग अलग किसके बारे में? ऑर्गेनिज्म वगैरह के बारे में। तो उन्होंने क्या कहा? द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, हैंस दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट लीव मोर प्रोजेनी देन अदर, देयरफॉर विल सर्वाइव मोर एंड हैंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर। ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन एंड इम्प्लाइज इट एज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। यानी इन्होंने एक मैकेनिज्म बताया इवोल्यूशन का, उसको बोला गया फिटनेस। फिटनेस का मतलब ये होता है कि जो जितना ज़्यादा फिट होगा वो उतना ही ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा और उतनी ज़्यादा प्रोजेनी जो है वो दे पाएगा। ये किसने बताया था? चार्ल्स डार्विन ने बताया था। अब इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए थे। लेट अस ऑल्सो रिमेंबर दैट एल्फ्रेड वेलेस, ए नेचुरलिस्ट हु वर्क इन द मेले आर्चिपेलागो, हैज़ ऑल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम। उसी टाइम पे एल्फ्रेड वेलेस जो थे उन्होंने भी यही सेम चीज़ बताया कि इस टाइप से ही होता है फिटनेस वगैरह सब कुछ। तो भैया इवोल्यूशन हो रहा है तो उसका एविडेंस वगैरह कहाँ से मिलेगा, इसके सारे में बात की गई। और वहाँ पर बात ये की गई कि पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस देखा जाएगा। अब ये पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है, यानी वहाँ पर कैसे वो इवोल्व वगैरह हुए हैं, कौन उनके एंसेस्टर थे, उन सब की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एक नीट 2020 में क्वेश्चन आया था। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। यहाँ पर एक और जो है वो चीज़ प्रपोज की गई थी, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकल। एज इट इज़ ये साइंटिस्ट का नाम आ चुका है, ये इस टाइप से क्वेश्चन आ चुका है कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन जो है वो किन्होंने प्रपोज की थी? तो वो अर्नस्ट हैकल ने प्रपोज की थी। ये किस पे बेस्ड थी? बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन द एडल्ट। यानी इन्होंने ये बताया कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है वो लगभग सभी फीचर उनमें सेम ही रहते हैं जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, बट वो एडल्ट में दिखाई नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए दैट ऑल एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप ए रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट। यानी वहाँ पर एक जो है वो वेस्टिजियल गिल स्लिट जो होता है वो सभी वर्टिब्रेट्स में होता है जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट इज़ अ फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश। और ये कहा कि ये जो है वो केवल और केवल फंक्शनल जो होता है वो फिश वगैरह में होता है, और किसी जो एडल्ट वर्टिब्रेट्स होता है उनमें जो है वो गिल स्लिट नहीं मिलता है। बट यहाँ पर ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन जो अर्नस्ट हैकल ने दिया था इसको डिसअप्रूव कर दिया गया। दिस प्रपोजल वाज डिसअप्रूव्ड ऑन केयरफुली स्टडी परफॉर्म्ड। यहाँ पर उसको केयरफुली स्टडी किया गया और बाद में ये डिसअप्रूव हो गया। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि वो डिसअप्रूव किसने किया? तो वो किया कार्ल अर्नस्ट वॉन बायर ने। जो अर्नस्ट हैकल ने जो थ्योरी दी थी उसको डिसअप्रूव किया किसने? कार्ल अर्नस्ट वॉन बायर ने जो है वो डिसअप्रूव कर दिया था। अब हम बात करेंगे इसके बारे में। देखिए,
Comparative anatomy and morphological show similarities and difference among the organism of today and those that exist year back। इन्होंने ये बोला है कि अगर हम मोर्फोलॉजी की बाहर से और एनाटॉमिकली अंदर से स्ट्रक्चर देखें तो कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंस दिखाई देते हैं जो आज ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या पर पहले जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे उनमें। सच सिमिलरिटी कैन बी इंटरप्टेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर वर शेयर्ड और नॉट। तो इन सबको स्टडी करके ये पता लगा सकते हैं कि जो एंसेस्टर थे वो हमारे कॉमन थे या नहीं थे। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनने वाली है, होमोलोगस और एनालोगस। अब होमोलोगस और एनालोगस आपको कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको पता चल चुका होगा। 2002, 2003, 2008, 2012, फिर 2014, 16, 18 और 2021 यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं होमोलोगस और एनालोगस। तो होमोलोगस से इतनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। व्हाट इज होमोलोगस? होमो का मतलब होता है सेम और लोगस का मतलब होता है स्ट्रक्चर, तो मतलब सेम स्ट्रक्चर वाले। अब देखिए फॉर एग्जांपल वेल, बेट्स, चीता एंड ह्यूमन ऑल आर मैमल, ये सभी के सभी मैमल है। ये किस में सिमिलरिटी शेयर करते हैं? इन द पैटर्न ऑफ बोन ऑफ फोर लिम्ब, यानी जो फोर लिम्ब होती है। यहाँ पे देखिए मेन, चीता और यहाँ पे वेल और बेट है। अब एक आपको पता है कि यहाँ पर ये किससे क्या होता है, ह्यूमन आपका 2 पैरों पे चलता है, चीता आपको पता है 4 पैर्स पे चलता है, वेल आपको पता है वाटर में रहती है और बेट क्या होता है, ये विंड में हवा में उड़ता भी है। तो इनमें अलग अलग इनके फंक्शन हो गए, बट यहाँ पर जो इनकी बोन्स है फोर लिम्ब की वो सेम होती है। देखिए तो दीज फोर लिम्ब परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, क्योंकि फंक्शन तो अलग अलग हो गए। इन दीज एनिमल दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस होता है, रेडियस होता है, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस वगैरह इनके फोर लिम्ब में सभी एनिमल्स के अंदर होते हैं, बट इनके फंक्शन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यह आपको भी पता है। Hence, in these animals, the same structure develop along the different direction due to the adaptation to different needs. This is the divergent evolution. इसको बोलते हैं divergent evolution। मतलब वो डाइवर्ज हो गए, मतलब चीज़ तो सेम ही रही बट उनको जैसा फंक्शन परफॉर्म करना था उसके हिसाब से उन्होंने अलग अलग अडेप्टेशन ले ली। एंड दीज स्ट्रक्चर आर होमोलोगस। होमो का मतलब था सेम, लोगस का मतलब स्ट्रक्चर, तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो तो सेम है बट फंक्शन क्या हो गया, इनका अलग अलग हो गया सबका। और ये जो है वो डाइवर्ज हुए हैं, मतलब अलग अलग जगह वो चले गए, एक ही जगह से उनके। मतलब क्या हुआ कि होमोलोगस ये बताता है कि यहाँ पर जो एंसेस्टर थे वो कॉमन थे बट बाद में ये अलग अलग हो गए और अलग अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने लग गए। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब डाइवर्ज हो गए, अलग अलग चले गए। इसको याद करने का तरीका है HD, H से हो गया होमोलोगस, D से हो गया डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अदर एग्जाम्पल आर वर्टिब्रेट्स, हार्ट और ब्रेन, यानी जो वर्टिब्रेट्स के हार्ट देख लो या फिर ब्रेन देख लो, वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, होमोलोगस का। इन प्लांट ऑल्सो द दोज तो थोरन एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट द होमोलोगस, यानी अगर यहाँ पर थोरन देखोगे या फिर टेंड्रिल देखोगे कुकुरबिटा का तो वहाँ पर वो स्ट्रक्चर सेम ही है। हम देखते हैं मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में कि वो स्टेम मॉडिफिकेशन है, चाहे वो थोरन हो चाहे टेंड्रिल हो, बट उनका फंक्शन जो था वो अलग अलग हो जाता था। फ्लीपर ऑफ वेल एंड विंग ऑफ बेट इज होमोलोगस, यानी वेल और जो बेट है उसके जो फ्लिपर हैं वो दोनों सेम होते हैं बट उनका फंक्शन अलग अलग हो जाता है। होमोलोगस इज बेस्ड ऑन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालोगस। अब एनालोगस जितना इंपॉर्टेंट तो शायद ही कोई होगा। 2010 में, 12 में, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, इसका मतलब ये इतनी लाइनें हैं, इससे अप्रोक्सीमेटली हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया इस चैप्टर के अंदर। अब नाउ व्हाट इज एनालोगस। अब देखिए एना का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे बट उनका फंक्शन जो होगा वो सेम ही होगा। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ बर्ड। अब बर्ड और जो बटरफ्लाई है उनके जो विंग्स होते हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं और दोनों ही जो है वो फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, बट यहाँ पर इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। They are not anatomically similar structure, though they perform the similar function. Analogous structure are the result of convergent evolution. इसको याद करने का तरीका AC, A मतलब analogous, C का मतलब convergent. Different structure evolving from the same function and hence having similarity. Other example काफी इंपॉर्टेंट है, सारे देख लेना। Other example of analogy are the eye of octopus and of the mammal, यानी mammal और octopus की आई सेम ही फंक्शन करती है बट स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। फ्लीपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, इनके फ्लीपर जो होते हैं पेंगुइन डॉल्फिन के वो काम ही एक ही करते हैं बट उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। गिल्स ऑफ प्रान एंड लंग्स ऑफ वर्टिब्रेटा, काम एक करते हैं बट स्ट्रक्चर जो होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, इसके अलावा एग्जांपल हो सकते हैं, देखिए स्वीट पोटैटो, दैट इज द रूट मॉडिफिकेशन एंड पोटैटो क्या है आपका स्टेम मॉडिफिकेशन है, ये भी आपका एनालोगस का है, मतलब दोनों ही खाने की चीज़ में आते हैं बट एक रूट है और एक स्टेम है।
इसी सेम चीज़ में अंदर एक और भी चीज़ हो सकता है, इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट सिमिलरिटीज इन द प्रोटीन एंड जीन्स परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन अमॉन्ग द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लू द कॉमन एंसेस्ट्री। यानी यहाँ पर जो प्रोटीन और जीन है इनके जो है वो क्लू देता है कि यहाँ पे कॉमन एंसेस्ट्री रही होगी। आगे बात करते हैं किसके बारे में, एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। यहाँ पर देखिए 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, मैन हैज ब्रेड सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी पे जो है मैन ने अलग अलग ब्रीड को सिलेक्ट किया, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किसके लिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट्स, सिक्योरिटी, इन सब के लिए। मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल एंड क्रॉप, यानी बहुत सारी वाइल्ड एनिमल और क्रॉप जो है उनको भी डोमेस्टिकेट किया गया। दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड दैट डिफर फ्रॉम द अदर ब्रीड, एग्जाम्पल है डॉग्स but still are of the same group, we can call this anthropogenic action। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन वो होता है जहाँ पर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है और वो इवोल्यूशन कराने में हेल्प करता है, तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अब हम बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। नाउ व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। अदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम फ्रॉम द इंग्लैंड इन ए कलेक्शन ऑफ मोथ। यहाँ पर मोथ होती थी, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले देखें तो वहाँ पे जो व्हाइट विंग मोथ होती थी वो ज़्यादा होती थी और जो डार्क विंग मोथ होती थी वो कम होती थी। अब ऐसा क्यों होता था, क्योंकि अगर पहले देखोगे पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले तो वहाँ पर जो ट्रीज होते थे उनके ऊपर क्या दिखाई देता, व्हाइट कलर लाइकन प्रेजेंट होता था। आपको पता है लाइकन वहीं पे होता है जहाँ पे पोल्यूशन कम हो, बट इंडस्ट्री के बाद में पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया तो लाइकन कम हो गया और वहाँ पर जो स्टेम था वो डार्क हो गया, तो वहाँ पर बाद में पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, जो डार्क मोथ है। देखिए हाउएवर इन द कलेक्शन कैरिड आउट इन द सेम एरिया बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, यहाँ पे जो डार्क मोथ थे जो वो ज़्यादा हो गए और वाइट जो थे वो कम हो गए, क्योंकि वहाँ पर सारा कैमोफ्लेज वाला सिचुएशन थी। अब यहाँ पर ये दिखाई दिया, देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले यहाँ पर जो व्हाइट मीट मोथ था वो कम दिखाई देता था, बट अब क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है तो ब्लैक कम दिखाई देगा, व्हाइट एज इट इज दिखाई देगा, तो ये प्रीडेटर के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के बारे में। एंथ्रो मैंने बताया था जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी से कोई चेंज होता हो। 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह जो यूज की जाती है क्रॉप्स वगैरह में, हैज ओनली रिजल्टेड इन ए सिलेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटीज इज ए मच लेसर टाइम स्केल। यहाँ पर जो वेराइटीज होती है अलग अलग वो रेजिस्टेंस हो जाती है बहुत ही कम टाइम में। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स, यानी वो माइक्रोब्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि माइक्रोब्स भी जल्दी से क्या कर जाते हैं, वहाँ पे रजिस्ट कर जाते हैं। विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक और ड्रग वगैरह जो भी लेते हैं अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर सेल, हैंस रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म सेल आर अपीयरिंग इन टाइम स्केल ऑफ मंथ और ईयर नॉट ऑन सेंचुरीज। यानी जो काम सेंचुरीज में होने वाला था वो मंथ और ईयर में ही हो जाता है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन होता है, मतलब ये जो हेर्बिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह किसने यूज़ किया था, ह्यूमन ने यूज़ किया था, उसकी वजह से वहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन। अब अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका इंपॉर्टेंस आपके सामने है। 2000 में, 7 में, 8 में, 10 में, 12 में, 13 में, 20 और 2021 में, इसका मतलब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पर होता क्या, देखिए अडेप्टिव रेडिएशन जो होता है वो एक जगह से स्टार्ट होकर अलग अलग एरिया में जो होता है वो फैल जाता है। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर मेनी अदर फॉर्म हैव विल एल्टर्ड बीक मोर एरोज एनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवर्स एंड वेजिटेरियन फिंच। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर जो साइंटिस्ट गए थे डार्विन, उन्होंने देखा कि जहाँ पर अलग अलग जो आइलैंड बने हुए थे वहाँ पर जो बर्ड्स थे उनकी बीक जो थी वो अलग अलग दिखाई दे रही थी, तो यहाँ पर बोला गया उनकी जो फिंचेस है उनको डार्विन फिंचेस बोल दिया गया। उन्होंने इसको स्टडी किया। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ तो इंसेक्टिवेरस हो गई और कुछ जो थी वो वेजिटेरियन फिंचेस रह गई। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटेड टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी हैबिटेट इज कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है एक पॉइंट से स्टार्ट होके और अलग अलग एरिया में जाके फैल जाना और उसके हिसाब से अडेप्टेशन कर लेना, वो कहलाता है अडेप्टिव रेडिएशन। डार्विन फिंचेस जो है वो एक एग्जांपल है किसका, अडेप्टिव रेडिएशन का। इसके अलावा एक और एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का, और ये आपके सामने है। देखिए ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल क्या होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट हुए, यहाँ पे वोमेंट, कंगारू मार्सुपियल, बैंडेड एंडेटर, टाइगर, इन ये सब जो है वो अलग अलग हो गए, यहाँ पर ये उनके हिसाब से मॉडिफिकेशन हो गया। अब इंपॉर्टेंट है 2013 में क्वेश्चन आ चुका है, व्हेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया, मतलब एक कहीं से आया और एक कहीं से आया तो वो क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बन जाएगा, यानी कन्वर्ज हो रहे हैं अलग अलग एरिया से आकर, तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंस बताया गया है कि ऑस्ट्रेलियन और प्लेसेंटाइल मैमल में क्या होता है, ये अगर मोल है तो यहाँ पे मार्सुपियल मोल है, ये एंटीटर है तो ये नंबेट बोलते हैं उसको, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल थोड़े से अलग दिखाई देते हैं।
क्लियर है। और यहाँ से कोई क्वेश्चन वगैरह जो है वो नहीं दिखाया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन से। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से जो म्यूटेशन वाला पोर्शन है यहाँ से आपका दिखाई दे रहा होगा 5 में, 8 में, 12 में, 18 और 19 में, मतलब 5 टाइम क्वेश्चन आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इवन थो मेंडल हैड टॉक टू इनहेरिटेबल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप, डार्विन आइदर इग्नोर दिस ऑब्जर्वेशन और केप साइलेंस। यानी मेंडल ने तो फैक्टर्स के बारे में बात की थी, जीन्स के बारे में बात की थी, बट डार्विन ने कहीं पर भी इनके बारे में बात नहीं की थी। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड था, ह्यूगो डी वेराइज बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज और ऑन्टियोथ्रो लेमार्कियाना। यानी इवनिंग प्राइमरोज को क्या बोलते हैं, ओइनोथेरा लेमार्कियाना बोलते हैं। इसके ऊपर ह्यूगो डी वेराइज जो थे वो अपना वर्क कर रहे थे और इन्होंने क्या बताया, वोट फॉर द आइडिया ऑफ द म्यूटेशन। इन्होंने जो है म्यूटेशन का आइडिया दिया, दैट द लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन ए पॉपुलेशन, यानी एक पॉपुलेशन के अंदर जो लार्ज डिफरेंस एकदम से आ जाते हैं वो म्यूटेशन की वजह से होता है। ही बिलीव दैट द म्यूटेशन विच कोज्ड इवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशन, यानी माइनर वेरिएशन के अंदर वजह से चेंज नहीं आता बल्कि म्यूटेशन की वजह से चेंज आता है। दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। यहाँ पे ये बोला गया है कि म्यूटेशन जो होता है वो रैंडम होता है और डायरेक्शनलेस होता है। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, अच्छे से याद रख लेना। वाइल डार्विनियन ने बोला था कि वेरिएशन जो होती है वो स्मॉल होती है और डायरेक्शनल होती है, बट कि ह्यूगो डी वेरीज ने क्या बोला कि यहाँ पे जो म्यूटेशन होती है वो रैंडम होती है और डायरेक्शनलेस होती है। इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल वाइल डी वेरीज जो थे बिलीव्ड म्यूटेशन कोज स्पेशिएशन एंड हेंस कॉल्ड इट द सॉल्टेशन। यहाँ पर जो है डी वेरीज ने ये भी बोला कि यहाँ पर जो है म्यूटेशन की वजह से अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है और इन्होंने इसको नाम दिया साल्टेशन, दैट इज द सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन हो जाता है उस वजह से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम ने क्या किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन ले ली और सारा कुछ वही ले लिया जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में था, वही कुछ। देखिए, दिस प्रिंसिपल से दैट द एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल, यानी जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी होती है एक पॉपुलेशन में स्टेबल रहती है एंड कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन। द जीन पूल क्या होता है, टोटल जीन एंड देयर एलील इन ए पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन के अंदर टोटल जीन और उनके एलील वगैरह जो होता है उसको जीन पूल बोलते हैं। रिमेन कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट रहता है, उसको बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, समझ में आ गया। इस सारा जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी है इसका जो टोटल होता है वो इक्वल टू 1 होता है। अब देखो, अगर आपने जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन देखा था तो वहां पे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऐसे निकाला था, कैसे निकाला था, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। बस इन्होंने क्या चेंज कर दिया है, इसको पी स्क्वायर कर दिया, मतलब ये दोनों सेम हो गया तो इसको पी स्क्वायर कर दिया, ये अलग अलग रह गया तो इसको 2p क्यू कर दिया, मतलब ये p हो गया ये क्यू हो गया और इसको क्यू स्क्वायर कर दिया। ये चीज समझ में आ गई है, मतलब जो कैपिटल वाले थे उसको p नाम दे दिया, जो स्मॉल वाले थे उसको क्यू नेम दे दिया, 2 होते थे क्यू स्क्वायर कर दिया। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी कितने होते थे, 2 ही तो होते थे, इसलिए यहाँ पे 2p क्यू लगा दिया। बस वही सेम चीजें हैं जो हमने मोनोहाइब्रिड में की थी, बस इन्होंने उसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल कैन बी नेम्ड एज पी क्यू, टिप इट सेम लाइक द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये यहाँ पर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये हमने बताया। जैसे कैपिटल है पी स्क्वायर बना दिया, स्मॉल है p2p क्यू बना दिया और स्मॉल ए जो था वो क्यू स्क्वायर बना दिया। डिप्लॉयड के अंदर पी क्यू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए एंड स्मॉल ए। This frequency of AA individual is similar to p square. This is simply stated in another way that the probability of an allele A with a frequency of p appear on the both chromosome of a diploid individual is simply the product of the probability p square. Similarly, p q square is equal to AA 2p q. यहाँ पर सिंपल ये बोला गया है p square plus q square plus 2p q is equal to 1। यानी बोलिए a plus b का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता था। तो वही है, अब ए की जगह p लगा दिया और b की जगह क्यू लगा दिया, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यही तो होगा ना, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। बस वही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। मैथ मिला दिया, मोनोहाइब्रिड मिला दिया और ये सब कुछ बोल दिया, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन बोल दिया और ये इससे बनता है। यहाँ से इतनी बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ये आपको याद रख लेना है। अब देखो, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ अफेक्ट डाल सकते हैं, वो याद रखना है क्योंकि 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर टोटल 5 फैक्टर हैं, कौन कौन से हैं, जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो हो जाना, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाना, म्यूटेशन हो जाना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाना या फिर नेचुरल सिलेक्शन की वजह से कुछ चेंज हो जाना। उसमें यहाँ पर जो है वो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए इंपॉर्टेंट है, द न्यू जीन एलील आर एडिड टू द न्यू पॉपुलेशन, दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन, देयर वुड बी अ जीन फ्लो। तो ये तो हो गया जीन फ्लो, यानी न्यू जीन्स और एलील वगैरह ऐड कर दिया न्यू पॉपुलेशन में या फिर लॉस्ट कर दिया, वो जीन फ्लो हो गया। एंड दिस इज द जीन माइग्रेशन, इसको जीन माइग्रेशन बोलते हैं, हैपन मल्टीपल टाइम। सेकंड है, इफ द सेम चेंज अकर बाय द चांस इट इज कॉल्ड द जेनेटिक ड्रिफ्ट। और यही अगर बाय चांस हो जाए, कोई जानबूझ के ना करे,
तो इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। इट ऑपरेट इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, और ये केवल जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में ही होता है। आपका जो कंप्लीट जो हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है यही सारा का सारा आपका केवल स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में ही होता है, लार्ज में इसको नहीं होता है। यहाँ से भी आपका कई बार क्वेश्चन आ चुका है 1999 में, 2008, 13, 16 और 2021 में। Sometimes the change in allelic frequency is so different in the same sample of population, but they are become different species. The original drifted population become founder and they are affect the founder effect. जो original drifted population है तो वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है फाउंडर से, और इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें दी हुई है, और यहाँ पर ये जो चीज़ें दी हुई है डायग्राम जो बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको देखोगे पीक गेट्स हायर एंड नैरोवर, पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, और ये 2 पीक फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो ग्राफ बनाए हुए हैं यहाँ से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 17 में, 19 में और 2022 में। अब ये होता क्या ये समझिए। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू, ये स्टेबलाइजेशन भी हो सकता है, डायरेक्शनल चेंज भी हो सकता है, या फिर डिस्ट्रप्शन भी हो सकता है। देखिए ध्यान से, स्टेबलाइजेशन क्या होता है, इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन करेक्टर वैल्यू। अगर यहाँ पे ज़्यादा जो करेक्टर होते हैं वो मीन वैल्यू पे जाते हैं, मतलब जो मिडिल वैल्यू होती है उस पे जाते हैं, तो ग्राफ इस टाइप का बनेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्शनल। डायरेक्शनल में देखो लिखा हुआ है मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन करेक्टर, मतलब मीन करेक्टर से निकलकर कहीं अदर पे चले जाए, मतलब पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, एक जगह में शिफ्ट हो जाए, तो वो क्या होता है, डायरेक्शनल चेंज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रप्शन। मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरीफेरल करेक्टर, मतलब पेरीफेरल मतलब ये इधर और इधर, करेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ द डिस्ट्रप्शन कर्व, यानी डिस्ट्रप्शन कर्व में बोथ एंड की तरफ चले जाए और मीन की तरफ जो वैल्यू कम रह जाए, मतलब दोनों अलग अलग चले जाए, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रप्शन वाला। ये आपको याद रखना है, और यहाँ से 3 बार रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन जो है, इससे आपको क्वेश्चन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, केवल एक यहाँ से आया हुआ है। यहाँ पर क्या बोला गया कि अलग अलग एनिमल्स के बारे में बोला गया। द लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स द डायनासोर, यानी जो लैंड रेप्टाइल्स होते थे वो डायनासोर होते थे। द बिगेस्ट ऑफ देम इज द टायराइनोसोरस, यानी सबसे बिगेस्ट जो डायनासोर होता था वो ट्राइनोसोरस रेक्स होता था, जो कि 20 फीट इन हाइट होता था, एंड हैड ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ होते थे उसके। डायनासोर डोमिनेट द वर्ल्ड इन मीजोजोइक एरा, यानी जो डायनासोर होते थे वो मीजोजोइक एरा के अंदर जो थे वो डोमिनेट करते थे, और जुरासिक पीरियड जो था उसमें डोमिनेट करते थे। अबाउट 65 माया, माया का मतलब होता है मिलियन ईयर एगो, ये हो गया आपका माया, मतलब 65 मिलियन ईयर एगो जो थे वो डायनासोर जो सडनली डिसअपियर हो गए, कहाँ से, अर्थ से। अब यहाँ पर ये वाला जो चीज़ है यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये वाला, और यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, दैट इज द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मेल, और ये आपको मेन, और आपको ये भी पता है कि इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। देखिए कहाँ पे क्या क्या है, ध्यान से पढ़ लेना। 15 माया, अबाउट 15 माया का मतलब यही हो गया मिलियन ईयर एगो, प्राइमेट्स लाइक ड्रायोपिथेकस एंड रापापिथेकस वर एग्जिस्टिंग, यानी यहाँ पर 2 टाइप के प्राइमेट जो थे वो डोमिनेट करते थे, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। दे वर हेयरी एंड वॉक लाइक गोरिल्ला, और चिंपैंजी की तरह वो वॉक करते थे। रामापिथेकस जो था वो मोर लाइक मैन लाइक था, और ड्रायोपिथेकस जो था वो ज़्यादा एप लाइक था। याद रख लेना, रामापिथेकस मैन लाइक था और ड्रायोपिथेकस जो था वो एप लाइक था। उसके बाद में क्या हुआ, few fossil of man-like bone have been discovered in Ethiopia and Tanzania. These revealed hominid feature leading to the brief account of 3 to 4 Maya, मतलब 3 से 4 मिलियन ईयर एगो man-like primates मिले जो कि वॉक करते थे ईस्टर्न अफ्रीका में। They were probably not taller than 4 feet, और वो 4 फुट से ज़्यादा हाइट में नहीं थे। तो यहाँ पर कौन कौन आ गए, सबसे पहले ड्रायोपिथेकस आ गए, फिर रामापिथेकस आ गए, फिर उसके बाद में मैन लाइक प्राइमेट्स आ गए, और फिर उसके बाद में आ गए आपके ऑस्ट्रेलियन पिथेकस। ये कब थे, 2 मिलियन ईयर एगो, 2 माया। ऑस्ट्रेलियन पिथेकस प्रोबेबली लिव इन द ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड जो थे वहाँ पर रहते थे। एविडेंस शो दैट दे हंटेड विद स्टोन वेपन बट एसेंशियली एट फ्रूट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए कि वहाँ पर वो हंट जरूर करते थे बट वो नॉन वेज नहीं खाते थे, वो फ्रूट ही खाते थे, मतलब वो वेजिटेरियन थे। हंट जरूर करते थे बट वो वेजिटेरियन थे। ये एनसीईआरटी में ही मेंशन किया गया है। जो आज की जो जनरेशन होती है जो ज़्यादा नॉनवेज की तरफ भागती है, तो पहले वो नॉनवेज नहीं थे। ओके अब यहाँ पर आगे देखिए, सम ऑफ द बोन अमॉन्ग द बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट। दिस क्रिएचर वाज कॉल्ड एज द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, यानी सबसे पहला जो ह्यूमन लाइक बीइंग जो क्रिएचर आया था, द होमिनाइड एंड कॉल्ड होमो हैबिलस, उसको बोला गया था होमो हैबिलस।
आगे लिखा है द ब्रेन कैपेसिटी वर बिटवीन 650 टू 800 माया, और उसकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 650 से लेकर 800 थी। और ये भी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने लिखा है दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, और वो भी नॉनवेज नहीं खाते थे। फिर बोलते हैं ना एंसेस्टर खाते थे, जंगलों में रहते, तो यहाँ पर भी 2 बार लिखा है कि ना ऑस्ट्रेलियोपिथेकस खाते थे ना होमो हैबिलिस खाते थे। फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1890 रिवेल दैट द नेक्स्ट स्टेज दैट इज होमो इरेक्टस, यानी ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आया, फिर उसके बाद में होमो हैबिलिस आया। जो यहाँ पर ब्रेन कैपेसिटी लिखी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ से 2020, 2019, 2010 में, 11 में, 12 में, 15 में, 16 में, मतलब कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये आपको जो भी बताया जा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनकी ब्रेन कैपेसिटी भी आपको एज इट इज़ याद रखनी पड़ेगी। जो होमो हैबिलिस के बाद में होमो इरेक्टस आए थे वो 1.5 मिलियन ईयर एगो आए थे। होमो इरेक्टस हैड ए लार्ज ब्रेन कैपेसिटी, उनमें 900 सीसी थी। एंड होमो इरेक्टस प्रोबेबली ईट, यहाँ से जो है वो मीट खाना स्टार्ट कर दिए थे। द नीदरथल मैन, उसके बाद में आ गए थे नीदरथल मैन ने, विद ए ब्रेन साइज ऑफ 400 सीसी। यहाँ पर ये ब्रेन कैपेसिटी आपको याद रखनी पड़ेगी। लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख टू 40,000 ईयर बैक, और यहाँ पर ये 2019 में बोल गया दे यूज हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड बॉडी, जो होती थी उनको वो हाइड करते थे। उसके बाद में आ गए होमोसेपियन। होमोसेपियन जो थे वो अराइज हुए अफ्रीका में और अक्रॉस कॉन्टिनेंट में वो चले गए, डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस में ड्यूरिंग आइस एज, जो कि आपका 75,000 से 10,000 ईयर एगो था। वहाँ पे मॉडर्न होमोसेपियन जो थे वो आइस एज के टाइम पे आए थे। प्री हिस्टोरिक केव और आर्ट डेवलप अडाउट 8,000 ईयर एगो। ये जो हिस्टोरिक केव में जो मिलते हैं अलग अलग आर्ट वगैरह, वो 18,000 साल पहले बनती थी। वन सच केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कैन बी सीन एट भीमटेका रॉक शेल्टर इन द राइजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। एग्रीकल्चर कैम अराउंड 10,000 ईयर एगो। एग्रीकल्चर जो था वो लगभग 10,000 साल पहले था एंड ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। तो ये सब कुछ था इस चैप्टर के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।